हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नवदीप। वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस। छोटा सा चैप्टर है, एक ही वन शॉट में आज वीडियो जो हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंट्रोलिंग के मीनिंग से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलिंग क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जो है हमने मैनेजर फंक्शन अपने कहाँ से स्टार्ट किया था? प्लानिंग से। आपने चीज़ों को अच्छे से प्लान करा, फिर ऑर्गेनाइज करा, देन उसके लिए आपने स्टाफिंग रखी, उनको डायरेक्शन दी। यहाँ तक आपका काम अभी भी इनकम्प्लीट है, किसके बिना? मैनेजमेंट के फिफ्थ फंक्शन कंट्रोलिंग के बिना। क्योंकि अगर आप चीज़ को कंट्रोल नहीं करोगे, आप देखोगे कि नहीं कि जो आपने चीज़ें प्लान की थी कि वैसे चीज़ें क्या चल रही हैं, तभी जाके आपकी जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शन जो है मैनेजमेंट अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। इट मीन्स कंट्रोलिंग का क्या मतलब है? कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन ऑफ अ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। कि कंट्रोलिंग में आप क्या करते हो? जो भी आपने एक्चुअल में परफॉर्मेंस दी है उसको आपने कंपेयर करना होता है, किसके साथ? विद द प्लान परफॉर्मेंस के साथ। एंड इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस और डेविएशन, ये वर्ड काफ़ी बार यूज़ होगा बच्चे। डेविएशन और डिफरेंस एक ही मतलब है। डेविएशन मतलब कि उनमें अंतर है। जैसे कि आपको पता होगा, मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था 60 डेज़ प्लान्स का, कि किस तरीके से आप विद इन 60 डेज़ में अपनी चीज़ों को, अपने सिलेबस को ख़त्म कर सकते हो और उसमें आपको कैसे अपने स्टडीज़ के लिए टारगेट रखने हैं। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ में भी काफ़ी हेल्प करेगा कि कैसे टारगेट्स रखते हैं और कैसे उन चीज़ों को चेक करते हैं। तो बिल्कुल आपको वैसे ही करना है जैसे उसमें हमने कुछ टारगेट सेट किया था वीकली या 10 डेज़ का, कि हाँ हमें इतनी चीज़ें टॉपिक्स कवर करने हैं। आफ्टर दैट आपको क्या करना होता है? उस टाइम पीरियड के बाद अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना है। उसी चेक को ही हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? सेम वैसे ही जैसे वो अपनी चीज़ों को पहले प्लान करते हैं, ठीक है, कि हमें ये परफॉर्मेंस करनी है। उसके बाद जब भी वो टाइम पीरियड ख़त्म होता है, फिर वो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं अपनी प्लान परफॉर्मेंस के साथ। और अगर उसमें कोई डिफरेंस आता है, डेविएशंस आता है, आपका जो टारगेट है वो आपने मीट नहीं किया, फिर आपको क्या करना होता है? देन फाइंडिंग द रीज़न। आप रीज़न ढूंढिए कि ये डिफरेंस क्यों आया है। उसके बाद एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, आपको करेक्टिव मेजर्स लेने हैं और एक्शन टू स्टॉप दोज रीजंस। जिन कारणों की वजह से आप अपने टारगेट को मीट नहीं कर पाए, उन टारगेट्स को ढूंढ करके उसके लिए आप करेक्टिव मेजर्स लेने हैं ताकि आप उन चीज़ों को स्टॉप कर पाओ, सो दैट दे डोंट री अकर इन फ्यूचर, ताकि वो फ्यूचर में फिर से वो रीजंस जिसकी वजह से आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ वो दोबारा से री अकर ना हो। एंड दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल्ड एफिशिएंटली, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली से फुलफिल कर पाए। तो ये हो गया कंट्रोलिंग का मीनिंग। कंट्रोलिंग की आप कोई भी एक डेफिनेशन रेडी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने रिकी डब्ल्यू ग्रिफिन की जो है डेफिनेशन ली है। कंट्रोलिंग फंक्शन लीड्स टू गोल अचीवमेंट, एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इफेक्टिव कंट्रोल इज़ नॉट लाइकली टू रीच इट्स गोल। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने इफेक्टिव कंट्रोल के बिना अपने गोल तक नहीं पहुँच सकती है। तो कंट्रोलिंग जो है, जैसे मैंने कि बताया बच्चे आपको, ये मैनेजमेंट का फिफ्थ फंक्शन है, मतलब कि लास्ट फंक्शन है। बट यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं कि कंट्रोलिंग इज़ नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट इट इज़ फंक्शन विच ब्रिंग द मैनेजमेंट साइकिल टू प्लानिंग। कि ये वो फंक्शन है जो मैनेजमेंट को दोबारा वापस कहाँ लेके आता है? कौन से साइकिल पे? प्लानिंग पे। ये कैसे लेके आता है वो हम चैप्टर की जब आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका मीनिंग। अब हम देखेंगे कंट्रोलिंग की नेचर। अब कंट्रोलिंग की नेचर क्या है? कंट्रोलिंग क्या है? एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। गोल ओरिएंटेड फंक्शन कैसे है? क्योंकि कंट्रोलिंग ही आपको इंश्योर करता है कि एवरीवन फॉलोज द प्लान, कि जो भी आपके प्लान बने थे कंपनी में सब जो है आपके एम्प्लॉयज़ उसको फॉलो कर रहे हैं। एंड वर्क इज़ अकम्प्लिश्ड एज पर दी प्लान, कि जो भी काम है जैसे भी आपने चीज़ें प्लान की थी उसके अकॉर्डिंगली वो चल रहा है। एंड ट्राइज टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंट्रोलिंग का मेन काम क्या है? आपके गोल को देखना। इसीलिए यहाँ पे हम उसको क्या बोल रहे हैं? गोल ओरिएंटेड फंक्शन। सेकेंड, इट इज़ अ प्रिवेसिव फंक्शन।
प्रिवेसिव का मीनिंग मैंने आपको बहुत बार बताया है कि वो फंक्शन जो हर लेवल के ऊपर परफॉर्म करा जाए उसे हम प्रिवेसिव फंक्शन कहते हैं। तो कंट्रोलिंग भी क्या है, एक प्रिवेसिव फंक्शन है, क्योंकि इट इज़ इन एक्टिविटी परफॉर्म नॉट ओनली बाय टॉप लेवल मैनेजर्स, कि जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है सिर्फ वो टॉप लेवल मैनेजर्स ही नहीं बल्कि बाय मैनेजर्स वर्किंग एट ऑल लेवल, चाहे वो टॉप है, मिडिल है, ऑपरेशन लेवल है, वहाँ के हर लेवल के मैनेजर के द्वारा ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और उसके अलावा ये हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई छोटी है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोलिंग जो है वो हर जगह होती है। इसीलिए हम इस फंक्शन को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रिवेसिव फंक्शन। नेक्स्ट बच्चे है बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको अच्छे से करना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं इस पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं हमको कि जो कंट्रोलिंग है वो बैकवर्ड फंक्शन भी है और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है। अब बैकवर्ड क्या होता है, जो चीज़ पीछे को जा रही है, और फॉरवर्ड क्या है, जो चीज़ आगे को जा रही है। अब कंट्रोलिंग दोनों है, दोनों कैसे है, पहले हम देखते हैं कि कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन कैसे है। अब बैकवर्ड क्या है, मतलब आप किसी पीछे चीज़ को देख रहे हो। अब कैसे कर रहे हैं वो, कि एज ए मैनेजर कंपेयर द प्लान परफॉर्मेंस विद एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि जब मैनेजर अपनी प्लान परफॉर्मेंस को अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करता है, ठीक है, एंड टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस दे हैव टू लुक बैक टू द परफॉर्मेंस ऑलरेडी डन। यानी कि इस कंपैरिजन में क्या करता है मैनेजर, उसको दोबारा से पीछे देखना पड़ता है उस परफॉर्मेंस को जो आप करके आ चुके हो, तभी वो उसको कंपेयर करेगा ना। इसीलिए हम इस फंक्शन को क्या बोल रहे हैं, बैकवर्ड। अब ये फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन कैसे है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन एज इट हेल्प्स टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस बाय प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल फीडबैक फॉर रिवाइविंग एंड रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड। अब ऊपर हमने इसकी मीनिंग में पढ़ा था कि प्लानिंग में आपको, कंट्रोलिंग में आपको क्या करना है, चीज़ों को कंपेयर करना है, अगर उसमें कोई डिफरेंस है उस डिफरेंस को ढूंढ के आपको एक स्टेप लेने हैं, प्रॉपर मेजर्स लेने हैं, ताकि उस चीज़ों को आप नेक्स्ट फ्यूचर में पूरा कर सको और वो प्रॉब्लम्स आपको दोबारा ना आए। इसीलिए हम इस फंक्शन को क्या कह रहे हैं, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, क्योंकि कंट्रोलिंग किस चीज़ में हेल्प करता है, आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। कैसे, आपको एक वैल्यूएबल फीडबैक देके कि जो गलतियाँ आपने पीछे की हैं उनको कैसे करेक्ट किया जा सके, उसके लिए आपको प्रॉपर फीडबैक देता है। इस तरीके से वो आपके लिए फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है। तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें, 2 मार्क्स में क्वेश्चन होगा कि कंट्रोलिंग जो है इज़ अ बैकवर्ड फंक्शन, एक्सप्लेन। कंट्रोलिंग इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, एक्सप्लेन। या ये दोनों भी आ सकता है कि कंट्रोलिंग इज़ बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, हाउ। हाउ में आपको ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। फोर्थ फंक्शन है इसका कॉन्टीन्यूस फंक्शन, कि जो कंट्रोलिंग है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मीन्स कभी ख़त्म नहीं होता, ये फंक्शन जो है वो चलता रहता है। दिस फंक्शन इज कैरिड आउट टिल द टाइम इन ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव, कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती है ये आपकी जो कंट्रोलिंग है वो भी चलती रहती है। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कंट्रोलिंग की इम्पॉर्टेंस, कि क्या इम्पॉर्टेंस है कंट्रोलिंग की। सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि कंट्रोलिंग किस चीज़ में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में, क्योंकि कंट्रोलिंग का फंक्शन का मेन मोटिव ही यही है कि उसने क्या करना है, परफॉर्मेंस को मेजर करना है, मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एक ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड इंडिकेट डेविएशंस। मेजर करने के बाद वो डेविएशंस देखेगा, अगर वहाँ पे ज़रूरत है तो कोई भी करेक्टिव एक्शन लेने की तो वो लेगा, जिससे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अब ये देखिए कि आपको जो अपनी स्टैंडर्ड आप फिक्स कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या वो भी एक्यूरेट हैं या नहीं है, उसको जज करने में भी कंट्रोलिंग आपकी हेल्प करेगा। कैसे, एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम और लॉज मैनेजमेंट टू डिटर्मिन इफ द स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट और नॉट। कैसे, बाय क्लोजली मॉनिटरिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशंस इन्वायरमेंट। अब इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपने एक प्लान जो है टारगेट सेट किया कि आपको एक मंथ के अंदर 500 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करने हैं, ये आपने एक प्लान बना लिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे आपको जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके 2 सिनेरियो लेके चलूँगी। पहला सिनेरियो लेके चलते हैं कि उसमें आपने 800 यूनिट प्रोड्यूस कर दिए। अब मेरा प्लान टारगेट क्या था, 500, प्रोड्यूस मैंने क्या कर दिए 800।
इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हाँ आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, या फिर जो आपने अपना स्टैंडर्ड सेट किया है वो ही एक्यूरेट नहीं है, वो आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया। ज़रूरी नहीं है कि परफॉर्मेंस हमेशा पुअर हो तभी आपको देखना है। तो स्टैंडर्ड जो है आपका वो सेट होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या टारगेट रख रहे हो, वो एक अचीवेबल होना चाहिए। दूसरा कि वो जो टारगेट है ना तो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या हुआ कि हमारा टारगेट बहुत लो सेट है। अगर आपके स्टाफ की जो कैपेसिटी है वो महीने में आपको 800 यूनिट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं और आपने स्टैंडर्ड सेट किया 500, इट मीन्स आपका स्टैंडर्ड एक्यूरेट नहीं है। अब लेट्स सपोज दूसरा सिनेरियो लेके चलते हैं कि आपने 500 यूनिट्स ही रखे हैं, वो कुछ ज़्यादा उसमें टाइम प्रोसीजर टाइम टेकन होगा। लेट सपोज कर लीजिए कोई बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए होगी, तो आपके जो मंथ में एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने आपको कितने यूनिट प्रोड्यूस करके दिए हैं, सिर्फ 150। तो ये तो आपके प्लान्ड आउटपुट से बहुत लेस देन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या है, पहले जो बीच का डिफरेंस है वो आप उसको अच्छे से स्टडी करोगे कि क्या ये एम्प्लॉयज़ की लोअर परफॉर्मेंस है या कोई अनदर रीज़न है, या फिर आपने ही टारगेट को क्या कर दिया, अपने स्टैंडर्ड को बहुत ज़्यादा हाई सेट कर लिया है। मीन्स यहाँ पे, और ये सब चीज़ें आप कैसे मॉनिटर करोगे कि स्टैंडर्ड आपका एक्यूरेट है या नहीं है, क्लोजली चीज़ों को मॉनिटर करके, ठीक है। थर्ड इम्पॉर्टेंस देखिए, मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कि एक मैनेजर जो है वो रिड्यूस कर सकता है रिसोर्सेज की वेस्टेज को। कैसे? बाय इफ़ेक्टिव यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज थ्रू द कंट्रोलिंग प्रोसेस, कि अगर आपका कंट्रोल अच्छा होगा तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन जो है कंपनी के द्वारा की जाएगी। फोर्थ पॉइंट, इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। अब ये एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन को इम्प्रूव करने में कंट्रोलिंग कैसे काम करता है? एक एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम होता है वो क्या इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ को दे नो वेल इन एडवांस, उनको एडवांस में पता होता है क्या, कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू, कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ। जैसे कि आपके लिए एक टारगेट रखा गया कि अगर आप इस टारगेट को मीट करोगे, या आपके लिए यहाँ पे कोई इंसेंटिव प्लान है, या इसके बाद आपको प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। मीन्स एम्प्लॉयज़ को पहले से ही पता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एंड ऑल्सो द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, क्या आपकी स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें एम्प्लॉयज़ को क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं उनको और बेटर परफॉर्म करने के लिए। फिफ्थ इम्पॉर्टेंस है इसकी, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कि एक जो अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम है वो किस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन द एक्टिविटी ऑफ इट्स एम्प्लॉय, कि अच्छे कंट्रोल सिस्टम से आप ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन को प्रॉपर जो है वो मेंटेन कर सकते हो। 6 पॉइंट, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो बाकी आपके जितने भी एक्शंस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उनको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। इन कंट्रोलिंग ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज़ इज गवर्न बाय प्री डिटर्मिन स्टैंडर्ड। प्री डिटर्मिन स्टैंडर्ड मीन्स यहाँ पे अब जो स्टैंडर्ड है आपका वो पहले से डिसाइड हो गया कि ये चीज़ आपको कंप्लीट करनी है, या सभी जो भी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है गवर्न होता है, या किस तरीके से आपको डायरेक्शन जो है वो पहले से ही पता है कि ये हमारा प्री डिटर्मिन स्टैंडर्ड है, विच आर वेल कोऑर्डिनेटेड विद वन अनदर, जो कि आपको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलना होता है। तो इस तरह से जो कंट्रोल है आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। तो यहाँ पे आपका सेकेंड टॉपिक भी ख़त्म हो गया है, कंट्रोलिंग की इम्पॉर्टेंस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कि क्या प्लानिंग और कंट्रोलिंग का कोई रिलेशनशिप है। हाँ जी बिल्कुल है। तो क्या रिलेशनशिप है, चलिए देखते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट लाइन नोट डाउन कर लीजिए। क्या मतलब है इस लाइन का? सेपरेबल क्या होता है, जिसको आप अलग कर सकते हो। इनसेपरेबल मीन्स जो अलग नहीं हो सकते हैं। इनको वो मैनेजमेंट के ट्विन्स बोल रहे हैं। ये दोनों क्या है, ट्विन्स हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जिनको आप अलग नहीं कर सकते हो। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती रहती हूँ कि क्वेश्चन जो है स्पेशली बिजनेस में काफ़ी घुमा के पूछे जाते हैं। अब अगर तो आपसे डायरेक्टली पूछा गया व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, तो आप दे सकते हो, या फिर एक ये लाइन दे के आपसे बोला जा सकता है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक इनसेपरेबल ट्विन्स है मैनेजमेंट के। कमेंट या इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए, इसका मतलब भी क्या है, वो आपसे उसका रिलेशनशिप पूछ रहे हैं। तो जो प्लानिंग है विदाउट कंट्रोलिंग
मीनिंगलेस है, और जो कंट्रोलिंग है वो विदाउट प्लानिंग क्या है, टोटली ब्लाइंड है। ठीक है, समझ में आ गया ना इस लाइन का मतलब कि प्लानिंग, अगर कोई कंट्रोलिंग ही नहीं कर रहे तो प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि हम प्लान्स बनाते हैं, टाइम टेबल बनाया, एक प्लान बनाया कि हम ये चीज़ें पूरी करेंगे, उसके बाद आप उसके ऊपर पूरा चेक नहीं रख रहे हो, कंट्रोल नहीं रख रहे हो कि चीज़ें कंप्लीट हुई या नहीं हुई, तो प्लानिंग क्या है, टोटली मीनिंगलेस है। अब कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग क्या है, जब आपने कुछ प्लान ही नहीं करा तो आप उसमें को कंट्रोल क्या करोगे, तो उसको उसके क्या बोल रहा है कि बिना प्लानिंग के वो तो टोटली ब्लाइंड ही है। आप किस चीज़ को चेक करोगे, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। तो अब इसी कंसेप्ट को हम नीचे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। 3 पॉइंट्स हैं इसके। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, नेचर एंड कंसेप्ट। नेचर एंड कंसेप्ट में हम क्या देखेंगे कि जो कंट्रोलिंग है इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द प्लानिंग। एक गुड कंट्रोल सिस्टम जो है, अगर आपको एक कंट्रोल करना है उसके लिए आपको क्या चाहिए, सेट स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपको कुछ बताया होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि आपको ये अचीव करना है, तभी तो आप उसको कुछ कंट्रोल करोगे ना। एंड दीज स्टैंडर्ड्स आर प्रोवाइडेड बाय द प्लान्स, और ये स्टैंडर्ड्स उनको कौन प्रोवाइड करता है, प्लान्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इन अदर वर्ड्स, जो प्लान्स हैं वो क्या करते हैं, सर्व एज द बेस फॉर कंट्रोलिंग, कि यही जो है प्लानिंग जो है एक कंट्रोलिंग के लिए एक बेस जो है उनको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि जो कंट्रोलिंग फंक्शन है, अगर आपको उसको करना है, राइटली टाइम करना है, तो उसके लिए आपको एक प्लानिंग होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। मीन्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों ही आपस में इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड हैं आपस में। कैसे, कंट्रोलिंग जो है कह रहे एसेंशियल फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, कि अगर आपको प्लान्स अच्छे से इम्प्लीमेंट करने हैं उसके लिए क्या चाहिए, आपको कंट्रोलिंग चाहिए। इट इज़ एसेंशियल टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन द प्लान्स, कि आपको ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपने प्लान्स बनाए हैं उसके ऊपर एक बहुत क्लोज वॉच रखा जाए। ठीक है, आइडेंटिफाई एनी डेविएशन, और अगर आपको उसमें कोई डेविएशन, कोई डिफरेंस लगता है कि जो प्लान टारगेट है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या लिया जाएगा, एक अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शंस। विदाउट प्रॉपर कंट्रोलिंग प्लानिंग वर्थलेस है, क्योंकि जब आपने कंट्रोलिंग नहीं करा तो प्लानिंग इज़ वर्थलेस, मतलब कोई फ़ायदा नहीं उस प्लानिंग का। इन सिमिलर मैनर जो प्लानिंग है वो क्या फॉर्म कर रही है, कंट्रोलिंग के लिए बेस बना रही है। एंड विदाउट प्लानिंग, अगर आपने प्लानिंग ही नहीं की है तो देयर वुड बी नथिंग टू कंट्रोल, फिर कुछ कंट्रोल करने के लिए नहीं है। अगर प्लानिंग ही नहीं है तो कंट्रोल का फंक्शन ही ज़ीरो है, वो तो कंट्रोलिंग आप किसी चीज़ को करोगे ही नहीं। कंट्रोलिंग इज़ डन ओनली व्हेन देयर आर प्री डिटर्मिन स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच इवैल्यूएशन कैन बी डन। ये कंट्रोलिंग कब होगी, जब आपने पहले एडवांस में कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किया होगा, उसी के अगेंस्ट तो आप कुछ चीज़ें इवैल्यूएट करोगे ना, कुछ चेक करोगे। तो वाइल प्लानिंग इन्वॉल्व्स इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड डिसाइडिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, और कंट्रोलिंग क्या करता है, उस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो चीज़ें प्लान हुई हैं इट टेक द रिक्वायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है, ट्विंस, दोनों ही एक दूसरे के बिना वर्थलेस हैं। थर्ड, ये फंक्शन वैसे हम कर चुके हैं, ये दोबारा से आ गया इसलिए मैंने आपको बताया कि ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वो दोनों की ही बात कर रहा है कि जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है दोनों ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग है। अब ऊपर नेचर में हम कंट्रोलिंग को पढ़ के आए थे कि वो बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी है। अब प्लानिंग कैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड है, चलो उसको भी देखते हैं। Both concept of planning and controlling are interlinked as they are forward looking and backward looking, क्योंकि वो बोल रहा है कि दोनों ही जो फंक्शन है वो फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है, इसीलिए भी कह रहे हैं हम उनको क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं। अब प्लानिंग क्या है, इज़ अ प्रोसेस वेयर इन इट इज़ डिसाइडेड व्हाट इज़ टू बी डन। यहाँ पे आपको प्लानिंग का मीनिंग बताया गया। क्या प्लानिंग का मीनिंग हम क्या पढ़ के आए थे कि प्लानिंग क्या है, एक वो प्रोसेस है जिसमें आप सोचते हो कि हम क्या करेंगे। क्या करेंगे मीन्स किसकी बात कर रहे हो आप, फ्यूचर की, फॉरवर्ड लुकिंग है। एंड अकॉर्डिंगली डिसाइडिंग द रिक्वायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। इन अदर वर्ड्स, प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व है, हम गोल्स डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं जो कि हमने अचीव करने होते हैं, एंड डिसाइडिंग द एक्शन थ्रू विच दे आर टू बी अचीव्ड। इन दिस वे, इस तरीके से हम प्लानिंग को क्या कह रहे हैं कि किस चीज़ में आपको हेल्प करता है, इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर एक्शंस, कि फ्यूचर के एक्शन को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है।
दैट्स वाई वी सेड अ लुकिंग अहेड. लुकिंग अहेड मीन्स इट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. लुकिंग अहेड का मतलब भी वही है, फॉरवर्ड लुकिंग भी सेम है. एज अगेंस्ट प्लानिंग, कंट्रोलिंग फंक्शन क्या इन्वॉल्व होता है, उसमें असेसिंग देखना होता है एंड इवेल्युएटिंग पास्ट परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू फिगर आउट एनी डेविएशन इन प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड. तो कंट्रोलिंग क्या असेस करते हैं, आपकी पास्ट की परफॉर्मेंस को. कंट्रोलिंग में आप क्या चेक करते हो, जो आप परफॉर्मेंस पास्ट में करके आए हो. इसीलिए हम कंट्रोलिंग को यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन. However, it must be remembered that planning decide the goals and action for future, but these decisions are taken on the basis of experience and previous controlling action. Thus planning involve looking back as well. अब यहाँ पे ऊपर हमने देखा कि तो प्लानिंग जो है, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए एक्शन डिसाइड कर रहा है, इसीलिए हम उसको लुकिंग अहेड या फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन कहते हैं. बट आपको ये याद रखना चाहिए कि जो आप प्लानिंग करते हो वो प्लानिंग हवा में नहीं होती है कि कुछ भी मन करा, चलो कितना टारगेट रखें, कुछ भी आपके दिमाग में आ गया वो आपने टारगेट सेट कर लिया. ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे टारगेट सेट नहीं होते हैं. तो कैसे डिसाइड्स होता है, जो भी आपकी चीज़ें पास्ट के ऊपर आपके एक्सपीरियंसेस हैं, प्रीवियस जितना भी आपने कंट्रोलिंग एक्शन लिया होगा पहले का, उस पास्ट की चीज़ों के ऊपर बेस्ड आप अपनी जो प्लानिंग है वो करते हो. इसीलिए यहाँ पे हम प्लानिंग को क्या कह रहे हैं, इट इन्वॉल्व लुकिंग बैक. क्योंकि प्लानिंग करने के लिए भी हमें कहाँ देखना पड़ता है, पीछे जो हम पास्ट में चीज़ें करके आए हैं उसके बेस के ऊपर प्लानिंग होती है. इन सिमिलर मैनर अब कंट्रोलिंग को यहाँ पे ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि वो भी पास्ट में देख रहा है. अब यहाँ फ्यूचर में कैसे कंट्रोलिंग देखेगा, ये वैसे आप ऑलरेडी कर चुके हो कि इट इज़ नॉट जस्ट इन्वॉल्व असेसिंग पास्ट परफॉर्मेंस. कंट्रोलिंग में हम जब क्या करते हैं कि जब आप ये डिसाइड करते हो कि अब आपको क्या करेक्टिव एक्शंस लेने हैं फ्यूचर में, ताकि जो वो बीच में डेविएशन आया, डिफरेंस आया कि आप प्लान परफॉर्मेंस को मीट नहीं कर पाए, तो वो जब वो फ्यूचर में एक्शन लेगा तब हम कंट्रोलिंग फंक्शन को यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इट लुक फॉरवर्ड एज वेल, कि ये भी फॉरवर्ड में देख रहा है. इसीलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है वो दोनों ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शंस हैं. फोर्थ पॉइंट है आपका, प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयरएज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव. अब प्लानिंग को हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जहाँ पे आप इंटेलिजेंस का, अपना दिमाग का यूज़ कर रहे हो. कुछ काफ़ी सारा क्या इन्वॉल्व है इसमें, लॉट ऑफ थिंकिंग है, कंपैरिजन कर रहे हो. तो उसमें आप प्लानिंग में करते क्या हो, एक प्रिस्क्राइब करते हो कोर्स ऑफ एक्शन, ताकि आप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको. क्योंकि आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो इसीलिए इसको वो क्या बोल रहा है, प्लानिंग इज अ प्रिस्क्रिप्टिव. अब कंट्रोलिंग इवैल्यूएटेड का क्या मतलब होता है, इवैल्यूएटिव मीन्स जहाँ पे आप उन चीज़ों को चेक कर रहे हो. अदर हैंड कंट्रोलिंग क्या है, इवैल्यूएटिंग वेदर द डिज़ायर कॉज ऑफ एक्शन इज़ फॉलो और नॉट. कि जो भी आपने डिज़ायर, अपना टारगेट रखा था वो चीज़ फॉलो हुई है या नहीं. यानी कि कंट्रोलिंग चीज़ों को इवैल्यूएट करता है और प्लानिंग चीज़ों को प्रिस्क्राइब करता है. इसी के साथ आपका जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ख़त्म होता है. ये आपके चैप्टर का आ गया लास्ट टॉपिक. इसी के साथ आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा. ये लास्ट टॉपिक भी है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको बड़े ध्यान से समझना है. ये क्या है, कंट्रोलिंग प्रोसेस, कि पूरा कंट्रोलिंग चलता कैसे है. तो कंट्रोलिंग प्रोसेस को आपने याद कैसे रखना है, इसके स्टेप कैसे याद रखने हैं. ये स्टेप एक तो आपको लाइन वाइज याद रखनी है. ये नहीं कि पहले एक स्टेप याद आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, वैसे नहीं लिखना. ठीक है. अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा वीडियो में साथ साथ ये बताती जाती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे इंपॉर्टेंट हैं या एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं. अब इससे एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका बड़ा, कि आप कंट्रोलिंग का प्रोसेस बताइए या कंट्रोलिंग के स्टेप बताइए. अगर केस बेस्ड स्टडीज़ में भी आ सकता है आपको, और 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है. केस बेस्ड स्टडीज़ में क्वेश्चन आपको ये कैसे आएगा, लेट सपोज करो आपके साथ कोई इस तरीके का केस डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. उस केस में आपसे पर्टिकुलर एक ही जो है स्टेप, मतलब सेटिंग स्टैंडर्ड्स वाले हम ले लेते हैं. फर्स्ट स्टेप जो है आपका, उसको वहाँ पे वो डाल देते हैं. वो स्टेप डाल के फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस स्टेप में कंट्रोलिंग प्रोसेस के कौन से स्टेप की बात की गई है. तो वहाँ पे आपको अपने स्टेप का क्या लिखना होएगा, नेम बताना पड़ेगा. ठीक है. या फिर MCQs में क्वेश्चन आ सकते हैं. लेट सपोज कीजिए आपको एक सेकेंड स्टेप दे दिया या फर्स्ट स्टेप ही दे दिया कि बताइए अब इस स्टेप के बाद अगला नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, या इस स्टेप से पहले कौन सा स्टेप था. ठीक है. तो इस तरीके से
तीन चार बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है और स्टेप वाइज ही आपने याद करना है। स्टेप वाइज याद कैसे होगा उसके लिए आपको एक ईजी तरीका बताऊंगी इसमें मैं। कंट्रोलिंग, आप खुद से चीज़ सोच के चलिए कि आपको कोई चीज़ कंट्रोल करनी है, तो कंट्रोल करने के लिए हमने सबसे पहला क्या देखा है कि हमें अब क्या सेट करना है, टारगेट। तो पहला फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा आपका, द फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर, कि आपको स्टैंडर्ड सेट करना है जिसके अगेंस्ट आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे। अब स्टैंडर्ड कैसे सेट होना चाहिए, स्टैंडर्ड जो है वो बता रहा है आपको कि बोथ क्वालिटेटिव टर्म में भी आपका स्टैंडर्ड सेट हो सकता है और क्वांटिटेटिव टर्म्स में। क्वालिटेटिव में कैसा होगा, जिसमें आपको कोई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना है या हायर गुडविल देनी है या कोई क्वालिटी के ऊपर आपको चीज़ कोई मेजर रखा गया कि उसकी उतनी क्वालिटी स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करने हैं। या फिर आप स्टैंडर्ड कैसे सेट करते हो, क्वांटिटेटिव टर्म्स है। क्वांटिटेटिव मीन्स जिनको आप मेजर कर सको, जो एक क्वांटिटी न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे कि कोई सेल्स टारगेट है आपका या प्रोडक्शन टारगेट है। सपोज कर लीजिए आपको टारगेट मिला है कि आपको 1 लाख यूनिट सेल करने हैं पर मंथ, तो ये टारगेट आपका कौन सा हो गया, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव टारगेट। स्टैंडर्ड मस्ट बी अचीवेबल, हाई और वेरी हाई स्टैंडर्ड विच कैन नॉट बी अचीव्ड आर ऑफ नो यूज़। तो बच्चे मैंने जितने पॉइंट लिखे हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और अपने ध्यान से समझने हैं, क्योंकि एक एक लाइन में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं। तो आपसे स्टैंडर्ड पूछा जा सकता है कि वो किस टर्म्स में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। सेकंड, आपका स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, ना तो वो बहुत हाई होना चाहिए, वेरी हाई, कि जिसको आप अचीव ही ना कर पाओ, उसका भी कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। ना ही स्टैंडर्ड आपका इतना अंडर एस्टिमेट होना चाहिए कि उसका भी कोई यूज़ नहीं, कि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा लो रख रहे हो। Means it must be kept in mind that the set standard should facilitate easy comparison। एक आपको ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना है जिसको आप इजीली जो है अच्छे से कंपेयर कर सको। और जो सेट स्टैंडर्ड्स है नीड टू बी फ्लेक्सिबल इनफ टू कोप विद चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है, ये नहीं है कि आपने एक बार स्टैंडर्ड सेट कर दिया फिर वो फिक्स हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम उस स्टैंडर्ड को रिवाइज करना होता है जैसे जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं। हो सकता है आपको अपना जो सेट स्टैंडर्ड है, जैसे कि आपका सेल्स टारगेट ही है, अगर आपका कोई फेस्टिवल्स आ रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ आपकी चीज़ें ज़्यादा सेल हो सकती हैं, तो उस मंथ में आप अपना टारगेट हाई सेट करोगे। या बीच में कोई ऐसा टाइमिंग आ गया या आप कोई ऐसी प्रोडक्ट में डील करते हो जिसका कोई ऑफ सीज़न आ गया, तो अगर उसमें भी आप अपना वही सेम टारगेट रखोगे कि आपको इतने ही यूनिट पर सेल करने हैं, तो वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, तो आपका स्टैंडर्ड जो है वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली उस स्टैंडर्ड को दोबारा से रिवाइज कर सको। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, सेटिंग स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड सेट कर लिया, बार बार आप उस वीडियो को ध्यान में रखना जो मैं बोल रही हूँ, जिसमें आपने अपनी स्टडी के टारगेट सेट किए हुए हैं, है ना। तो ये चैप्टर आपकी बहुत हेल्प करेगा। जो बच्चे वीडियोस देखते हैं कि हम कैसे अपनी स्टडी को प्लान करें, कैसे चीज़ों को प्लान करें, तो मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा आपको किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत है। आप अपने लिए खुद एक बहुत अच्छा प्लान जो है वो बना सकते हो। तो इसमें चैप्टर में आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल रही है कि आप खुद के लिए कैसे टारगेट सेट करो, फिर खुद ही उसको कैसे आप चेक कर सकते हो। प्लान सेट हो गया, अब हमने क्या देखना है, अब मेन स्टेप है कि हमने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है। तो अगर आप उस चीज़ को भी अपने माइंड में रिलेटेड करके रखोगे ना, तो ये स्टेप आपको बहुत अच्छे से याद रहने वाले हैं। अब यहाँ पे आपने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है। द नेक्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटी, and for this various technique can be used such as personal observation and performance report। तो ये इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी टेक्निक्स को यूज़ कर सकता है। उनकी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है या फिर उनके पास परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आती है, जहाँ से हमें पता चलेगा कि एक एम्प्लॉइज़ ने उन्हें एक्चुअली परफॉर्मेंस में हमें क्या करा है। एज फार एज पॉसिबल परफॉर्मेंस नीड्स टू बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट इन विच स्टैंडर्ड्स आर सेट। अब इस पॉइंट में वो क्या बोल रहा है कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल सेम यूनिट में होना चाहिए जिसमें आपने अपना स्टैंडर्ड सेट किया है, तभी आप उसका कंपैरिजन कर पाओगे। एंड दिस मेजरमेंट शुड बी एग्जैक्ट एंड रिलायबल सच दैट इट फैसिलिटेट ईजी कंपैरिजन विद द सेट स्टैंडर्ड, ताकि आप उनको जो भी आपने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो सेम उसके होंगे, तभी आप उसको क्या कर पाओगे, कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस भी मेजर कर ली, अब क्या करोगे, थर्ड स्टेप में कंपेयर करोगे, ठीक है। कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड।
तो दिस स्टेप इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड. सच कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन. अब इस स्टेप में रिवील होगा कि क्या हमने टारगेट पूरा कर लिया या उसमें कोई डेविएशन है, डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल एंड डिज़ायर परफॉर्मेंस. अगर तो आपकी परफॉर्मेंस मैच कर जाती है आपके स्टैंडर्ड से, इट मे बी अज्यूम दैट एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल. कि अगर जो भी आपने प्लान किया आपके टारगेट के अकॉर्डिंगली चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो क्या मतलब है इसका कि हाँ सारी चीज़ें आपके कंट्रोल के अंडर हैं. ओके, अगर कंट्रोल में नहीं है तो फोर्थ स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पे अब आपने डेविएशन को एनालाइज करोगे कि विद द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द सेट स्टैंडर्ड द डेविएशन इन परफॉर्मेंस आर आइडेंटिफाइड. कि अगर आपकी परफॉर्मेंस के अंदर कोई डिफरेंस आ जाता है तो उस डेविएशंस को आप पहले आइडेंटिफाई करोगे, फिर उन डेविएशंस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे. द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड. अब यहाँ पे आपको डेविएशन को एनालाइज करने के लिए दो मेथड डिस्कस किए गए हैं विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से आपको ये क्वेश्चन में अलग से भी मीनिंग पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में, या आपको केस स्टडीज में भी आ सकता है. ठीक है, तो पहला आपका मेथड क्या है, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल यानी कि CPC. इस टेक्निक में आप क्या करते हो, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक रेदर देन कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज़ इन मैनेजमेंट ओनली द की रिजल्ट एरियाज को हम क्या बोलते हैं, KRA, विच अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फोकस ऑन. तो जो CPC टेक्निक है ये हमको क्या बोल रही है कि इस टेक्निक में मैनेजमेंट क्या करती है, आपको सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करने की बजाय सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है, जो आपके मेन KRAs हैं, मेन जिसके ऊपर जो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं. तो आपने सिर्फ उन KRAs के ऊपर जो है फोकस करना है, ना कि बाकियों के ऊपर. अब इस वाले पॉइंट को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेके चल लीजिए कि कंपनी में इंक्रीज़ होता है प्रोडक्शन कॉस्ट बाय 5 पर यूनिट, कि हर यूनिट के ऊपर 5 रुपये जो है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है. और दूसरा वहाँ पे एक क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको कि देयर इज़ इंक्रीज़ इन पोस्टल कॉस्ट बाय 20 रुपीज़. कि वहाँ पे एक पोस्टल कॉस्ट जो थी, आप चीज़ें पोस्ट करके भेज रहे हो, वो 20 रुपये से इंक्रीज़ हो गई है. अब दो चीज़ें हैं, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे KRA में कौन सा आ रहा है, क्या वो 5 रुपये वाली प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है या 20 रुपये वाली आ रही है. तो अब 20 रुपये ये सोच के नहीं बोलोगे कि हाँ 20 रुपये वो ज़्यादा आ रही है. अब मुझे कौन सी प्रॉब्लम देखनी है, जो अफेक्ट कर रही है मेरी पूरी इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को. अब आपने ध्यान से सुना होगा कि मैंने बोला है प्रोडक्शन कॉस्ट बाय 5 पर यूनिट, हर यूनिट के हिसाब से 5 रुपये पड़ रहे हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, पहले हमने रीज़न फाइंड आउट करना है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ क्यों हो रही है. क्यों, क्योंकि आपके फ्यूचर को अफेक्ट करेगी. जितने आप प्रोडक्शन यूनिट कर रहे हो, पर यूनिट के पीछे जब कोई चीज़ इंक्रीज़ होती है तो वो आपके टोटलिटी खर्चे को भी इफेक्ट कर रहा है. और जब आपका खर्चा बढ़ेगा तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की किसको इफेक्ट कर रहा है, वो प्रॉफिट को कर रहा है. वेयरएस जो आपकी पोस्टल कॉस्ट इनकर हुई है वो तो रेयरली है, जो जब आप किसी चीज़ को पोस्टल कर रहे हो तब सिर्फ आपके 20 रुपीज़ बढ़ रहे हैं और मैनेजर का वैसे भी उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. तो आप अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ रही है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो. तो यानी इस दोनों सिनेरियोज में आपके पास KRA में, आपकी CPC में कौन सी जो कॉस्ट है आप उसको ऐड करोगे जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पे बढ़ रही है, यानी कि उस प्रॉब्लम के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करोगे. नेक्स्ट आपकी टेक्निक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसको हम बोलते हैं MBE. तो ये शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आप याद रखना. अब ये MBE क्या है, इट मीन्स अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोल नथिंग. कि जब एक मैनेजर कोशिश करता है कि सारा कुछ मैं कंट्रोल करूं, तो एंड में क्या होता है, वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता. क्योंकि आप इकट्ठे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सभी चीज़ों को एक ही टाइम पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. तो फिर ये टेक्निक आपको क्या सजेस्ट करती है, ये टेक्निक बोलती है कि ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशंस, मतलब वो डेविएशन, वो डिफरेंस आपने लेने हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट है. सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं के ऊपर विच आर अबव एन एक्सेप्टेबल रेंज शुड बी कंट्रोल. कि जो एक होता है एक्सेप्टेबल रेंज, हम कहते हैं ना चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है कोई बात नहीं चलेगा,
पर जब आपकी कोई चीज़ एक्सेप्टेबल रेंज से अबव हो जाए, ऊपर चली जाए, जिनको आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो इस टेक्निक में आप सिर्फ उनके ऊपर ही आप फोकस करोगे। एंड अटेम्प्ट मस्ट नॉट बी मेड टू कंट्रोल एवरीथिंग, यानी कि आपने सभी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ किसको कंट्रोल करना है, जो आपके एक्सेप्टेबल रेंज से चीज़ें बियॉन्ड चली गई हैं। मीन्स डेविएशन शुड नॉट ओनली बी आइडेंटिफाइड बट देयर कॉज मस्ट ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड। कि जब आप अपने डेविएशन देखते हो ना, हमें ये तो पता चल गया कि हाँ हमारी एक्चुअल टारगेट प्लान टारगेट से मीट नहीं हुआ, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसके रीज़न देखने, कॉजेज़ ढूंढने कि ये हुआ क्यों नहीं है, उनको रिकॉग्नाइज करोगे आप कि सम कॉजेज फॉर डेविएशन कैन बी इनफिजिबल स्टैंडर्ड डेफिशिएंसी इन प्रोसेस और बाय डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट। कि जो कुछ रीजंस होते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, कि बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजेस की वजह से आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आप इन KRS जो अपना फोकस है आपको जिन चीज़ों के ऊपर करना है वो करके आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। तो इस पॉइंट में भी हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्शन कॉस्ट है, इंक्रीज बाय हो रही है 2 रुपीज़, ठीक है, इट कैन बी इग्नोर्ड। अब जैसे हमने इसी को लिया था, यहाँ पे ऊपर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में एग्जाम्पल में मैंने लिया था कि आपकी 5 रुपीज़ इंक्रीज हो रही है। अब इस एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट मान लीजिए 2 रुपीज़ तक इंक्रीज हो गई है, तो वो क्या कह रहा है, इट कैन बी इग्नोर, किसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर यही इंक्रीज होके मोर देन 2 रुपीज़, 2 रुपये से भी ऊपर चला जाए, उस केस में फिर मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न। वो रीज़न देखेगा कि जो खर्चा है वो क्यों बढ़ रहा है, फिर उसके ऊपर वो इमीडिएट जो एक्शन लेगा। मीन्स कुछ हद तक जब चीज़ें एक्सेप्टेबल रेंज तक आप उसको इग्नोर कर सकते हो, बट जब वही चीज़ आपकी रेंज से ऊपर जा रही है तब आप उसके ऊपर क्या करोगे, एक्शन आपको लेना होगा। ये हमारी कौन सी टेक्निक कहती है, MBE। तो MBE टेक्निक के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, वो भी देख लेते हैं कि इट सेव टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ मैनेजर। जब मैनेजर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर ही फोकस करेगा तो उसका टाइम भी सेव होगा और उसके एफर्ट्स भी। इट फोकस अटेंशन ऑफ मैनेजर ऑन सिग्निफिकेंट मैटर्स, कि जो मैनेजर अटेंशन मीन्स ध्यान दे पाएगा किसके ऊपर, जो इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, मैनेजर की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी टू सॉल्व रूटीन प्रॉब्लम्स, मतलब वो अपने आप को डेली की रूटीन प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व नहीं करेगा, सिर्फ जो मेन इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उन्हीं के ऊपर अपना ध्यान पूरा फोकस जो है वो करेगा। एंड इट डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिटिकल एंड सिंपल प्रॉब्लम्स। तो इस MBE टेक्निक से आप प्रॉब्लम्स को डिफरेंशिएट कर पाओगे, मीन्स कौन सी सिंपल सी प्रॉब्लम है जिनको आप थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर सकते हो, और कौन सी बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, जिनको क्विकली एक्शन की ज़रूरत है, क्विकली आपकी अटेंशन की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 4 स्टेप हो गए। पहला क्या था, टारगेट सेट कर लिया, फिर अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया, देन कंपेयर करा, डिफरेंस आया तो उस डिफरेंस को हमने एनालाइज किया। अब हमने 5th स्टेप में क्या करना है, जैसे कि आपका स्टडी का प्लान टारगेट अब अचीव नहीं हुआ, आपने डिफरेंस भी देख लिया कि भैया हम टारगेट मीट क्यों नहीं कर पाए, अब क्या लोगे, करेक्टिव मेजर उठाओगे, देखोगे कि हमने टाइम पे उतने टॉपिक क्यों नहीं पूरे हुए, क्या टारगेट हाई सेट कर लिया या हमने प्रॉपर टाइमिंग नहीं दिया। तो देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करेक्टिव मेजर्स लेती है। देन फाइनल स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग अ करेक्टिव एक्शन। नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड when the deviation is within the acceptable limits, means कि जब आपकी जो deviations हैं वो acceptable एक limits है, जैसे हमने ऊपर वर्ड पढ़ा कि जहाँ पे आप थोड़ा बहुत छोटा मोटा डिफरेंस है, ठीक है, तो वहाँ पे आप सिचुएशन को सेम रह सकते हो, जहाँ पे आपकी डेविएशंस माइनर है, एक ना के बराबर है, तो वहाँ पे एक्सेप्टेबल है, तो वहाँ पे आपको कोई भी एक्शन की ज़रूरत नहीं है। बट वेयर सिग्निफिकेंट डेविएशन, जहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, इट अकर्स करेक्टिव एक्शन इज नेसेसरी, तो उस केस में आपका करेक्टिव एक्शन जो लेना है बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि सो दैट द डेविएशन डू नॉट अकर अगेन। तो जो आपकी जो डेविएशन है, वो डिफरेंस आया, वो दोबारा से जो है फ्यूचर में वो अकर ना हो। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है करेक्टिव मेजर्स ले सकती है, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। लेट सपोज उसमें आपको रीडिज़ाइन करना पड़े या रीफ्रेम करना पड़ेगा अपना प्लान,
ताकि आप उसको, अगर वो ओवर स्टेटेड है तो, जैसे कि मैंने आपके साथ एग्जांपल एक शेयर की थी कि अगर आपने लेट सपोज करिए 500 आपने यूनिट रखा टारगेट, और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं अच्छे से पूरा फुल एफर्ट्स भी दिया, सब कुछ किया, स्टिल वो सिर्फ कहाँ तक कैपेबल हो सके, उन्होंने प्रोडक्शन कितनी की है 150 यूनिट्स। तो कहीं ना कहीं हमें क्या सिग्नल दे रहा है कि आपका जो टारगेट है या तो वही आपका बहुत ज़्यादा ओवर फिक्स किया हुआ है। तो आपको अपना जो टारगेट है वो रीडिज़ाइन या रीफ्रेम करना पड़ेगा, या फिर taking corrective measures to improve performance so that in future it match the plan। तो आपको एक करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, ताकि आप अपने फ्यूचर में दोबारा से जो आप चीज़ें प्लान्स हैं उनको मैच कर पाओ। तो इसमें देखिए जो करेक्टिव मेजर्स है ना बच्चे, वो आपके बहुत तरीके के हो सकते हैं। अब वो मेजर कैसे लेने हैं वो सारा डिपेंड करेगा कि आपने जो अपना डिफरेंस देखना है, आपने उसको स्टडी करना है। सपोज कर लीजिए कि जो अभी आपका डिवीजन आया है वो ड्यू टू इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस है, कि अपने एम्प्लॉयज़ ने ही अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपने एम्प्लॉयज़ को कहाँ भेजोगे, ट्रेनिंग के लिए भेजोगे ताकि उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। या फिर सपोज कर लीजिए कि आपकी किसी मशीनरी में ही फॉल्ट आ गया है, या उसकी वजह से वो काम नहीं कर पाए, या आपकी जो मशीनरीज है ऑर्गेनाइजेशन की उनको रिपेयर की ज़रूरत है। ठीक है, तो मतलब वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या स्टेप लेना है। इसीलिए हमने वहाँ पे एनालाइज करना है कि जो आपका जो भी डिफरेंस आया है उसका मेन रीज़न क्या है, कॉज क्या है। कॉज के अकॉर्डिंगली आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेजर्स लेती है। नेक्स्ट लास्ट फंक्शन इसमें क्या आ जाएगा आपका, फीडबैक। अब फीडबैक क्या होगी, कंट्रोलिंग फंक्शन डज नॉट एंड बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शन। कि फंक्शन कंट्रोलिंग जो है ऊपर सिर्फ करेक्टिव एक्शन लेने से ही ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये हम ऑलरेडी इसकी नेचर में पढ़ के आ चुके हैं कि कंट्रोलिंग क्या है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। जब आप एक करेक्टिव मेजर्स सजेस्ट करते हो, फिर आप एक फीडबैक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो। उस फीडबैक रिपोर्ट में आप क्या लिखते हो, आप लिस्ट ऑफ रीजंस लिखते हो कि जो डेविएशन आया है, डिफरेंस आया है, उसके क्या रीज़न रहे फॉर इनएफिशिएंसी इन द ओवरऑल वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड आपने क्या करेक्टिव मेजर्स जो हैं आपने सजेस्ट किए हैं वो भी आप स्पेसिफाइड करते हो इस फीडबैक रिपोर्ट में। एंड इट एक्ट एज ए बेस। अब ये जो फीडबैक रिपोर्ट आपने बनाई है ये किस चीज़ का बेस बनने वाली है आगे जाके, टू स्टैब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। कि अब अगले साल जब आप अपने लिए स्टैंडर्ड फिक्स करोगे, ये उन्हीं चीज़ों का क्या बनेगी, जाके बेस बनेगी आपकी ये फीडबैक रिपोर्ट, जिसमें देखा जाएगा कि क्या प्लान टारगेट था, क्या अचीव नहीं हो पाया, रीज़न क्या थे, क्या आपने स्टेप दिए। सो द कंट्रोलिंग प्रोसेस अगेन स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेप। तो इसी स्टेप के साथ जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो फिर से अपने पहले स्टेप पे यानी कि पहले चरण पे पहुंच जाता है। तो इसी के साथ बच्चे आपका चैप्टर कंट्रोलिंग ख़त्म होता है, जो कि बहुत छोटा सा एंड आई होप बहुत ईजी सा है। इसमें मेन आपने प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है, नेचर एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, आई होप ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो।